हेलो गाइस, शिवन जोशी दिस साइड। और आज के इस वीडियो से हम एनसीईआरटी क्लास 12 की एक बहुत शानदार सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आपको जो क्लास 12th है उसके एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को डिटेल में समझाएंगे। तो जो मेन आपके सब्जेक्ट है सबसे पहले हम उनको लेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी। सबसे पहले हम इनको लेंगे, उसके बाद इंग्लिश हिंदी को हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि इंग्लिश हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है जिनको हम एक या दो तीन दिन में भी अगर अच्छे से पढ़े तो एक दिन में भी वो पूरी हो सकती है, और अगर थोड़ा आराम से ही पढ़े जब भी 2-3 दिन में पूरी हो सकती है। वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये सब्जेक्ट। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। अब हम आप क्या करें, अगर हम पूरा वीडियो आपको करवाएं तो इससे क्या होगा, ये वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो जाता है तो फोकस लगा पाना एक साथ एक वीडियो में सही नहीं हो पाता। इसलिए हम आपको शॉर्ट नोट्स के तौर पर एक वन शॉट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके अंदर हम आपको फटाफट बता देंगे कि क्या क्या चीज़ थी। हम आपको शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आपको बताएंगे, जैसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ भी देखा होगा कि फैक्ट्स दैट मैटर, यानी ऐसे फैक्ट्स जो मैटर करते हैं, जो आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ें ही हम आपको बताएंगे। तो ऐसा हम हर एक चैप्टर के लिए करेंगे। तो अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पा सकते हैं। तो चलिए अब आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो से हम हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा शुरू करने वाले हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं ऐसे फैक्ट्स जो मैटर करते हैं, यानी जो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मेड होल वर्ल्ड नर्वस बाय क्रिएटिंग क्लैशेस बिटवीन द टू सुपर पावर्स द यूएस एंड सोवियत यूनियन, नेमली कोल्ड वार। यानी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का बहुत बार पूछा जाता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, इस या फिर इसने क्या करा था। इसने पूरे वर्ल्ड को नर्वस कर दिया था कि दो जैसे सुपर पावर्स जो थी, यूएस और यूएसएसआर, यूएस यानी अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, यानी ये दो सुपर पावर्स जो बन गई थी, यह मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा किस तरह से बनी थी। ये सुपर पावर्स बन गई थी तो इन दोनों के बीच में जो क्लैशेस चल रहे थे, जो आपस में जो टेंशन चल रही थी, उनको जो है कोल्ड वार कहते हैं। तो वो जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी ऐसे ही हुआ था। मैं आपको एक सिंपल बता दूं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे जो अमेरिका है और इसके नीचे एक क्यूबा नाम का एक आइलैंड है। यूएसएसआर ने इस पे क्यूबा पे अपना जो है आधिपत्य कर लिया था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। उसने क्या कर यहाँ पे जो है मिसाइल लगा दी, अपने न्यूक्लियर वेपन लगा दिए। यानी अब इसके जो कोना कोना जो इसका बॉर्डर है वहाँ पे इसने अपनी मिसाइल लगा दी। यानी अगर ये यहाँ से मिसाइल छोड़ेगा तो डायरेक्ट जाके जो यूएस में गिरेगी और उससे बहुत भारी नुकसान हो सकता है यूएस का। तो ये यूएसएसआर जो था वो यूएस को डरा के रखना चाहता था कि अगर आपने कुछ भी हमारे साथ मतलब बदमाशी करी या फिर कुछ भी ऐसा करा जो हमारे फेवर में नहीं हो तो हम आपके ऊपर मिसाइल छोड़ देंगे। ऐसा करके क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। यानी इसमें से ज़्यादा इसमें कुछ हुआ नहीं था। फिर थोड़े टाइम बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी संधि हो गई थी, थोड़ा मतलब ट्रीटी हो गई थी, जिसके अंदर इसने जो यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल हटा ली थी और ये पूरा अच्छे से आराम से मामला शांत हो गया था। अगर ये चला देते, अगर ये जो है न्यूक्लियर वेपन चला देते तो इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता था, पर ये बच गया। अब सेकंड है, कोल्ड वार किसको बोलते हैं। अभी जैसे यहाँ पे नाम आया कि कोल्ड वार। अब कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार रेफर टू कॉम्पिटिशंस, टेंशंस एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। यानी कोल्ड वार जो है वो जो भी कंपटीशन चल रहे थे, टेंशन चल रही थी, और जो कन्फ्रंटेशन की जो सीरीज चल रही थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में, उसको कोल्ड वार कहते हैं। यानी उनके बीच में लड़ाई नहीं हुई, बट उनके बीच में जो है वो कंटिन्यू चल रहा था कि एक दूसरे के सामने अपने आप को सुपीरियर दिखाने की जो होड़ थी वो कंटिन्यू चल रही थी। तो उसको ही कहा जाता है कोल्ड वार। इसमें बढ़िया हुआ, एक चीज़ बढ़िया हुई कि ये हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई। हॉट वॉर यानी इनके बीच युद्ध नहीं हुआ, वरना वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता और इससे वर्ल्ड को बहुत भारी नुकसान पहुंचता। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी, उसके हम देखो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब ये पॉइंट हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में उसका जिक्र है तो उसके साथ हम बात करेंगे। इन 1945 विद द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, Cold War began when the US dropped bombs on Hiroshima and Nagasaki in diplomatic manner to warn Soviet Union। यानी 1945 में हम सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था और 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। ये मैंने आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दे दी। यानी जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था तो उसके बाद से जो है कोल्ड वार शुरू हुआ और कोल्ड वार चला 1991 तक। आप समझ सकते हैं 1945 से 1991 तक चला। अब कोल्ड वार जो है क्यों शुरू हुआ, मतलब किस एक्टिविटी की वजह से जो है कोल्ड वार शुरू हुआ।
तो वो हुआ क्योंकि यूएस ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है बम गिरा दिए थे। आप सबको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे थे, यूएस ने गिराए थे। उसने मतलब ऐसे था कि ये यूएस तो बताते कि हमने बम इसलिए गिरवाए थे जिससे जो है ये वॉर जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। पर कई सारे जैसे जो पॉलिटिशियन हैं या फिर जो मतलब पर बहुत सारे जो लोग जैसे थ्योरी वगैरह देते हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने क्या बताया कि यूएस ने ये बम इसलिए गिराया ताकि वो सोवियत यूनियन को वार्न कर सके कि उसके पास इतनी पावर है कि वो 2 बम गिरा के जापान की इतनी बड़ी जैसे हिरोशिमा और नागासाकी बड़ी बड़ी सिटीज़ को तबाह कर सकता है, तो वो यूएसएसआर का भी बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। ये चीज़ थी। अब ये दो सुपर पावर के बीच में एक मैं आपको बताता हूँ इनके बीच में डिवाइडेशन क्यों हुआ। क्योंकि यूएस जो है वो कैपिटलिज्म को मानता था और यूएसएसआर जो है वो सोशलिज्म को मानता था। वो कैपिटलिज्म को नहीं मानता था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी अब इसने हिरोशिमा और नागासाकी उस टाइम पे क्या थे, सोवियत यूनियन की तरफ थे। यानी ये दोनों जो शहर है वो सोवियत यूनियन के फेवर में थे और यूएस ने इनके ऊपर बम इसीलिए गिराए ताकि वो सोवियत यूनियन को वार्न कर सके। एक साफ सीधी बात मैं आपको शॉर्ट पॉइंट में बताऊं कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। कोल्ड वॉर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे इस तरह से बम गिराया जिससे सोवियत यूनियन को वार्न कर सके। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, मैं आपको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आ सके। फोर्थ पॉइंट है, बोथ द पावर्स बिकम reluctant to initiate war to protect world from large scale destruction as they were aware that it will not lead only political aim to them। यानी अब दोनों जो पावर थे वो दोनों पावर मतलब एक दूसरे को दिखा तो रहे थे कि हम आपसे सुपीरियर हैं, हम आपसे सुपीरियर है, और दोनों लड़ नहीं रहे थे। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती, युद्ध हो जाता, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता, और वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो जाता तो वर्ल्ड के लिए बहुत भारी डिस्ट्रक्शन हो सकता, जिसमें जैसे इसमें लिखा हुआ भी लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो सकता था। ये दोनों इससे अवेयर थे, इस बात से अवेयर थे कि अगर दोनों के पास बराबर जो है पावर थी उस टाइम पे, अगर एक मिसाइल बनाता दूसरा ही बना लेता, एक जो मिलिट्री बढ़ाता तो दूसरा ही बढ़ा लेता, या दोनों के पास जो है बराबर पावर थी, तो अगर किसी ने भी युद्ध चालू कर दिया, अगर युद्ध चालू हो गया तो उससे उनको खाली पॉलिटिकल फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, इससे जो है पूरे वर्ल्ड में लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। The greed of expansion of their spheres of influence divided the world into two alliances. The US built NATO, South Asian Treaty Organization (SEATO) and Central Treaty Organization (CENTO). अब क्या है बात बताई गई है इसमें कि हम दोनों के क्या थी, ग्रीड हो गई थी। ग्रीड मतलब अब दोनों जो है, अब इसमें वो लालच वाली बात नहीं है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि दोनों ये चाहते थे कि दोनों अपनी अपनी सुपर पावर बनना चाहते थे, दोनों एक दूसरे को दूसरे से सुपीरियर दिखाना चाहते थे। अब उससे क्या हुआ, वो अकेली कंट्री कितना करेगी, तो वो अपने साथ और जैसे कंट्री साथ की जो कंट्रीज थी, छोटी छोटी जो कंट्रीज थी, उनको भी अपने साथ जोड़ने लग गए, जिससे क्या हुआ कि उनके जो रिसोर्सेज है, उनकी जो कैपिटल वगैरह है, उनकी रीच पहुंच सके, यूएस या और यूएसएसआर की जो रीच पहुंच सके। इसलिए अब दोनों ने अलग अलग अपनी अलायंस बनानी शुरू कर दी थी। यूएस ने जैसे नाटो बनाई, नाटो अभी रशिया यूक्रेन वॉर में जो नाटो का मेन रोल है, क्योंकि यूक्रेन जो नाटो में मिलना चाहता था, और रशिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर का पार्ट है रशिया, तो अब रशिया ये नहीं चाहता कि वो नाटो में मिले यूक्रेन, इसलिए उनके बीच में जो है कन्फ्रंटेशन हो रही है। अब देख लीजिए, यहाँ से बात शुरू हुई थी। हर चीज़ को कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। और हमारी जो एक बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये एक से एक कड़ी जुड़ती हुई आगे आ रही है। यानी एक तरह से ये पूरी कहानी है जिसको चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है। अब जैसे यूएस ने नाटो बनाया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सीटो बोलते हैं, और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेंटो बोलते हैं, ये तीन जो अलायंस है वो किसने बनाए, यूएस ने। अब यूएस ने बनाए तो अब यूएसएसआर भी चुप नहीं बैठेगा, सोवियत यूनियन भी चुप नहीं बैठेगा, तो सोवियत यूनियन ने ईस्टर्न अलायंस बनाया जिसको वर्सा पैक्ट कहते हैं। अब देखिए, अब क्या है, जो स्मॉलर स्टेट्स, स्मॉलर जो कंट्री थी, वो मतलब ऐसे था कि वो एक अलायंस में चले जाते थे, क्योंकि एक किसी भी अलायंस में जाने के बाद उनको एक प्रॉमिस मिलता था कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, वेपन्स मिलेंगे और इकोनॉमिक एड मिलेगी जो उनके जो लोकल राइवल्स है। अब जैसे अपन इंडिया पाकिस्तान का करें, अब जैसे पाकिस्तान मान लो, हम एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान मान लीजिए अब यूएस में मिल जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया का क्या होता है, इनके लोकल राइवल्स है, यानी इनके बीच में युद्ध की स्थिति बनी रहती है, कभी भी युद्ध हो सकता है, ऐसी सिचुएशन बनी रहती है। अब पाकिस्तान क्या सोच रहा है कि अब अगर मैं यूएस में मिल जाऊंगा या यूएसएसआर में मिल जाऊंगा तो इससे क्या होगा, मेरे को एक प्रोटेक्शन मिलेगी, प्रोटेक्शन का प्रॉमिस मिलेगा कि अगर इंडिया के साथ कभी भी मेरा युद्ध होता है
तो मेरे को यूएसएसआर या फिर यूएस से जो है मिलिट्री प्रोटेक्शन मिल जाएगी, दूसरा वेपन्स मिल जाएंगे, और तीसरा इकोनॉमिक जो है एड मिल जाएगा। यानी खुद को बचाने के लिए, लोकल राइवल से खुद को बचाने के लिए भी जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो अलायंस में मिलते जा रहे थे। अब सुपर पावर्स रिक्वायर देम टू गेन ऑन एक्सेस टू वाइटल रिसोर्सेज टेरिटरी टू लॉन्च वेपन्स एंड ट्रूप्स टू स्पाई ऑन ईच अदर एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। अब ये सुपर पावर्स क्यों मिलाना चाह रही थी इनको, मैंने आपको वैसे भी ऊपर बताया है कि अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, अपने आप को सुपर पावर बनाने के चक्कर में ये दिखा रही थी। अब इसको अपन थोड़ा सा वैसे थ्योरेटिकल फॉर्म में बोलें तो ये सुपर पावर्स जैसे छोटी छोटी कंट्रीज सुपर पावर इसलिए चाह रही थी जिससे वो उनके जो रिसोर्सेज है, यानी मान लीजिए अब अफ्रीका की कई कंट्रीज़ में से तेल निकलता है, अब यूएस ने अगर अफ्रीका की कई कंट्रीज़ को जिसमें से तेल निकलता है उसको अपने साथ जोड़ लिया तो उस तेल पे जो है यूएस का भी हक हो जाएगा, यूएस उससे कभी भी तेल मांग सकता है। अब अगर मान लीजिए वो यूएस की जगह यूएसएसआर की साइड होता, अगर वो जो तेल वाली जो कंट्रीज़ है वो यूएसएसआर की साइड होती, तो अगर वो यूएसएसआर की साइड होती तो यूएस को एक भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो है यूएसएसआर उससे सुपीरियर हो जाता तेल के मामले में। इसी तरह बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, और जैसे टेरिटरी टू लॉन्च वेपन्स, अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये यूएस और नीचे जैसे क्यूबा था, तो यहाँ पे अब जब इसने यूएसएसआर ने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लिया था तब उसको एक टेरिटरी मिल गई जिससे वो सीधा यूएस पे जो है वेपन्स छोड़ सकता था या फिर मिलिट्री यहाँ पे लगा सकता था। इसीलिए ये बहुत सारे जो है कंट्रीज़ को अपने साथ लेते हैं जिससे वो अलग अलग जगह अपने जो है वेपन छोड़ने की टेरिटरी बना ले और अपने मिलिट्री ट्रूप्स जो है वहाँ पे लगा दे, और एक दूसरे पर नज़र रखने के लिए भी ये करते थे। जिससे अलग अलग, अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे यूएस है, अब यहाँ पे क्यूबा है, अब यूएसएसआर तो बहुत दूर है, यूएसएसआर तो उस साइड पड़ जाता है, तो अब जैसे इस पर भी यूएस पे भी कंटिन्यू नज़रें बना के रखनी पड़ेगी कि वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, तो यहाँ से जो है उसमें नज़रें बना के रखी जा सकती है। इसलिए वो उसके पास पास की जो कंट्रीज़ जो है उनको जो अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं, और साथ ही इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिलता है। अब डिस्पाइट ऑफ अकरिंग क्राइसिस इन कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान, बोथ द सुपर पावर्स बिहेव रेशनली एंड रिस्पॉन्सिबली। यानी कोरिया और वियतनाम और अफगानिस्तान, इन तीनों में क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे, इन्होंने बहुत ही रेशनली और रेस्पॉन्सिबली जो है ट्रीट करा, रेस्पॉन्सिबली जो है बिहेव करा। दोनों सुपर पावर्स ने उनको जो है ज़्यादा फोर्स नहीं करा और उनको साइड में छोड़ दिया। अब जो 10th हमारा पॉइंट है वो है बोथ द सुपर पावर्स मेंटेन आर्म कंट्रोल्स बाय साइनिंग वेरियस ट्रीटीज एज लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये है कि दोनों सुपर पावर्स ने जो है आर्म्स कंट्रोल बना के रख रखा था। आर्म्स कंट्रोल मतलब यानी अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों सुपर पावर्स है, एक यूएस है और एक यूएसएसआर है, ठीक है, ये दोनों सुपर पावर्स है। अब इन दोनों ने मान लीजिए अगर ये दोनों में लगातार कन्फ्रंटेशन चल रहे हैं, दोनों युद्ध नहीं कर रहे, बट बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी एक को, मान लीजिए यूएस को गुस्सा आ गया, उसने अगर अचानक से वार कर दिया तो वर्ल्ड को उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यूएसएसआर को तो भुगतना पड़ेगा, यूएस को भी भुगतना पड़ेगा, और साथ ही पूरे वर्ल्ड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन होगा। इसलिए उनके आर्म को कंट्रोल करने के लिए, यानी उनको कंट्रोल करने के लिए कि वो युद्ध ना करें, इसके लिए जो है आर्म कंट्रोल्स के लिए कई ट्रीटी साइन की गई थी, जैसे लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। अब 11th हमारा पॉइंट है कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स नोन एज नाम, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, joined by decolonized countries of Asia, Africa and Latin America, played a crucial role in reducing core war conflicts to maintain peace and stability all over the world। अब इसका क्या मतलब है, यानी अब जैसे हमने देख लिया, जैसे यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे यूएसएसआर है, कई कंट्रीज जो इनके यूएस के साथ मिल गई, कई कंट्रीज यूएसएसआर के साथ मिल गई। अब ऐसी भी कई कंट्रीज है, अब आप सोचेंगे इंडिया का क्या हुआ, या फिर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो दोनों में ही नहीं मिली, तो उनका क्या हुआ, उन्होंने अपनी एक नई जो है एक नया ब्लॉक बना दिया जिसको बोलते हैं नाम, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट। वो ना ही इनकी साइड थी ना ही इसकी साइड थी, वो बीच में थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एशिया की जो मतलब कंट्री अभी नई नई आज़ाद हुई है, अब जैसे मान लीजिए इंडिया की हम एग्जांपल लेके समझते हैं। अब हमने देखा कि ये जो कोल्ड वॉर है 1945 से चल रहा है, अब 1945 से चल रहा है, इंडिया आज़ाद 1947 में हुआ था, तो अब जैसे आज़ाद होते ही अगर वो किसी एक अलायंस के साथ मिल जाता तो उसको उसकी बात फिर से माननी पड़ती, यानी उसको आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं होता, वो फिर से जो है गुलाम बन जाता, किसी भी एक ट्रीटी का
किसी से भी मिलता तो वो उसका ही गुलाम बन जाता। तो इसीलिए जो है जो नई नई जो आज़ाद हुई कंट्रीज़ है जो अभी भी डीकोलोनाइज्ड हुई है, जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कई कंट्रीज़, उन्होंने जो है वो अपना एक नया ब्लॉक बनाया जिसको नाम बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, और इन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले करा है कोल्ड वॉर कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए और वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। यानी ये जो है अभी एक तीसरा ब्लॉक बन गया, ये ना ही इनकी तरफ है ना ही इनकी तरफ है। तो अगर ये कुछ बताएंगे या फिर कुछ समझाएंगे तो दोनों जो ब्लॉक्स है वो अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये उसके साइड है तो उसके पक्ष में बोलेगा, ये उसकी साइड है तो उसके पक्ष में बोलेगा। इसलिए ये जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले करा था। अब ये नाम है तो उसके 5 फाउंडर मेंबर्स थे, यानी 5 फाउंडर कंट्रीज थी जिनके जो लीडर्स ने इसको बनाया था। अब देखते हैं 5 फाउंडर मेंबर्स ऑफ नाम, अब वो कौन कौन से थे। यूगोस्लेवियास के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर गमाल अब्देल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घना के क्वेम नकुरमा। ये जो दोस्तों 5 जनों ने, इनके बीच में जो है घनिष्ठ मित्रता भी थी। इन लोगों ने मिलकर जो है नाम की जो फाउंड किया था, नाम को फाउंड किया था। द मेजोरिटी ऑफ नाम मेंबर्स वॉज कैटेगराइज्ड एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी LDCs, which initiated economic development under the head of New International Economic Order NIEO। यानी अब इसका मतलब क्या है, यानी जो नाम मेंबर्स, नाम जो जैसे एक ब्लॉक था, इसके जो ज़्यादातर मेंबर्स थे, ज़्यादातर कंट्रीज जो मेंबर्स थी वो कौन सी कैटेगरी में आते थे, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में। अब यार आएंगे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में क्यों, क्योंकि वो अभी अभी तो जो ब्रिटिशर्स के या फिर कोई भी जैसे कॉलोनी से आज़ाद हुए हैं, यानी उनके सारे जो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन जो है ब्रिटिशर्स कर गए हैं, जो भी जिसने भी इन पे रूल करा था वो उनके पूरा जो इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन कर गए हैं। तो अभी जो है बिल्कुल भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वो नहीं चाहते थे कि ये कंट्री डेवलप्ड बने, वो चाहते थे ये डेवलपिंग ही चलती रहे। तो इसलिए ये जो नाम मेंबर्स के अधिकतर कंट्रीज़ है वो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है। इसलिए इनको जो है अपनी कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा, और वो किसके अंडर में करेंगे, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के अंडर में। मैं आपको हर चीज़ को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको पूरी 12th स्टैंडर्ड पढ़नी है मेरे चैनल पे, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD brought up a report in 1972 to propose to give the LDCs control over their natural resources, to make Western market available to them, to reduce cost of technology and to provide greater role in international economic institutions। अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जो एक संगठन है, ये एक कम्युनिटी है, इसने क्या कर 1972 में एक रिपोर्ट जारी करी जिसके अंदर उन्होंने ये प्रपोज किया कि जो LDCs है, यानी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है, उनको जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज, उनका खुद का अधिकार उस पर होना चाहिए। पहले ये इस जो प्रपोजल के आने से पहले क्या चीज़ थी कि जिस कॉलोनी ने इन पे रूल करा था, जिसने इस पे अपनी कॉलोनी बनाई थी इन कंट्रीज़ पे, उनका जो है अधिकार होगा इनके नेचुरल रिसोर्सेज पर। इसके बाद क्या हुआ कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये हक दे दिया गया कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे उनका खुद का हक ही होगा, जिससे क्या हुआ कि उनके लिए जो वेस्टर्न मार्केट पूरा खुल गया मीन्स जैसे मान लीजिए अब उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है। पहले तो जैसे ब्रिटिशर्स इनके लेके चल जाते थे, उनको कुछ भी देना नहीं पड़ता था, पर अब इनकी खुद का कंट्रोल आ गया, तो अब ये जो यूरोपियंस है या फिर जो अमेरिकन्स हैं उनको ये बेच सकते हैं। तो इससे उनका पूरा मार्केट खुल गया है, जिससे क्या होगा कि इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी एक अच्छी जो है रोल इसने प्ले करा था। यानी ये जो संगठन है जिसने 1972 में एक रिपोर्ट लाया था, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी LDCs के लिए। India responded to growth of Cold War into twofold. First, it stayed away from alliance, and secondly, it raised voice against newly decolonized country becoming part of either the alliance। यानी अब इंडिया ने जो है कोल्ड वॉर के लिए दो तरफ से जो है अपने रेस्पॉन्ड करा। यानी जैसे जैसे कोल्ड वॉर बढ़ता जा रहा था उसके अपोजिट में जो इंडिया ने 2 तरह से क्या करा, रेस्पॉन्ड करा। अब वो कैसे करा, फर्स्ट इसने करा कि इसने पहले अब खुद जो दोनों अलायंस से दूर हो गया। पहला तो ये, यानी ये किसी भी अलायंस में जाके नहीं मिला। मैंने आपको बताया था ये नाम कंट्रीज़ की इन्होंने फाउंड किया था, तो नाम कंट्रीज़ में मिल गए थे, नाम ब्लॉक में मिल गए थे, किसी भी एक पर्टिकुलर जो है अलायंस में जाके नहीं मिले थे। ठीक है। और सेकंड चीज़ की ये आवाज़, ये उन जो अभी कंट्रीज डीकोलोनाइज्ड हुई है, जो दूसरे जो अलायंस में मिल रही है, दोनों में से किसी एक भी अलायंस में मिल रही है, उनको ये कॉल करती है, यानी उनको बोलती है कि
कि आप ये क्या कर रहे हैं, अभी तो आप आज़ाद हुए हैं और अभी आप दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो फिर से आप गुलामी करनी पड़ेगी। तो इससे मतलब ये आवाज़ उठा रहे थे उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में जो आइदर जो अलायंस का पार्ट बन रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नाम सर्व्ड इंडियाज इंटरेस्ट ऑल्सो टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल डिसीजन एंड मेंटेन बैलेंस बिटवीन टू सुपर पावर्स। अब नाम जो है इंडिया के इंटरेस्ट भी सामने सर्व करता है कि इंटरनेशनल जो डिसीजन जो भी लिए जाते हैं उनके अंदर, और ये क्या करता है कि जो दोनों सुपर पावर्स हैं उनके अंदर जो है बैलेंस भी मेंटेन करता है। अब मैंने आपको बताया कि इसके टॉप 5 इसके जो 5 फाउंडर मेंबर्स है किसके, नाम कंट्री के। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कौन कौन से देश के थे, यूगोस्लाविया के, इंडिया के, इंडोनेशिया के, घना के और इजिप्ट के। ये 5 देशों के जो है फाउंडर मेंबर्स थे। नाम अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये 5 मेंबर्स थे, ठीक है। अब इन 5 मेंबर्स ने, अब इनमें जो सबसे डोमिनेटिंग मेंबर था, इनमें सबसे डोमिनेटिंग मेंबर था इंडिया, यानी इंडिया जो इन सबको डोमिनेट करता था। अब जैसे हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर में सबसे वो जो है 28 रिपब्लिक से मिलके बना था। तो उन 28 रिपब्लिक में से जो रशिया था वो सबसे डोमिनेटिंग जो है रिपब्लिक था। वैसे ही जो है इसमें जो है इंडिया डोमिनेटिंग लीडर था, ठीक है। अभी इससे क्या होता है कि नाम के थ्रू है जो है इंडिया अपने इंटरेस्ट भी जो है पूरी दुनिया के सामने पेश करता है। जो भी इंटरनेशनल डिसीजन लिए जाते हैं वो नाम के जो एक तरह से नाम के नाम पर इंडिया अपने इंटरेस्ट जो है बताता था। और एक काम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करता है कि दोनों जो सुपर पावर्स है उनके बीच में बैलेंस बना के रखता था कि कोई भी ज़्यादा टेंशन क्रिएट ना हो जाए और वॉर की सिचुएशन ना बन जाए। Next point, India's policy was criticized on grounds of possessing contradictory postures. It means signed treaty of friendship with the USSR in August 1971 for 20 years and developed good relations with the US during the Bangladesh crisis. अब इंडिया की पॉलिसी को कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया। अब कई लोगों ने इंडिया की जो पॉलिसी उसको बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया कि वो दोनों तरफ से जो है दोनों हाथों में लड्डू ले रही है। हम अपनी भाषा में बताएं, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने इंडिया को अपोज करा कि वो दोनों हाथों में लड्डू ले रही है। अब वो कैसे ले रही है, एक साइड तो उसने यूएसएसआर से 1971 में 20 साल के फ्रेंडशिप का वादा कर दिया, यानी एक ट्रीटी साइन करी है जिससे वो 20 साल जो है यूएसएसआर से फ्रेंडशिप में रहेगी 1971 से, यानी तब से एक वादा कर दिया तो वो यूएसएसआर की दोस्त बन गई। और सेकंड जो है बांग्लादेश क्राइसिस जब हुआ था तो उस टाइम पे उसने यूएस के साथ भी गुड रिलेशन डेवलप कर लिए, यानी दोनों हाथों में लड्डू हो गए। मान लीजिए अगर यूएसएसआर इंडिया के अगेंस्ट जाता है तो इंडिया यूएस के पास चला जाएगा, और अगर यूएस इंडिया पे अटैक करता है तो इंडिया जो है यूएसएसआर के पास चला जाएगा। इंडिया के पास दोनों तरफ से सपोर्ट है, दोनों तरफ से, एक पहली बात, दोनों तरफ से जो है इंडिया को इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सकता है। तो जब भी इंडिया को जरूरत हो दोनों तरफ से इंडिया को जैसे वो प्रोटेक्शन मिल सकती है, वेपन्स मिल सकता है, यानी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट तो कर ही सकते हैं। तो इंडिया के दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों तरफ से इंडिया ट्रेड कर सकता है। ये सबसे बढ़िया जो इंडिया का पॉइंट है। It is said that NAM has lost its relevance after disintegration of USSR and end of Cold War in 1991. अब ऐसे था कि अब जैसे 1991 में क्या हुआ कि जो यूएसएसआर है, अब 2 सुपर पावर थी, यूएस और यूएसएसआर, ठीक है। अब इन दोनों में से ऐसे था कि कोई भी एक खत्म होते ही तो कोल्ड वॉर तो खत्म ही हो गया, क्योंकि जैसे मान लीजिए यूएस खत्म हो जाता तो यूएसएसआर के सामने कोई राइवल नहीं बचता, तो फिर वो कोल्ड वॉर किस चीज़ का। और अगर यूएसएसआर खत्म हो जाता तो यूएस के सामने कोई राइवल नहीं बचता, तो फिर भी कोल्ड वॉर नहीं हो सकता था। इसलिए क्या हुआ कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी यूएसएसआर जो टूट गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि खाली एक जो सुपर पावर बच गई यूएस। अब इस यूएस से अब खाली वो एक सुपर पावर बच गई तो उसका कोई राइवल नहीं बचा, तो वो लड़ता किससे, कोल्ड वॉर के लिए टेंशन किससे क्रिएट होती है, और वो कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट किसके लिए होता। इसीलिए जो है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, कोल्ड वॉर भी इसीलिए एंड हो गया। अब नाम क्यों बना था, नाम जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो हम बोल रहे हैं वो क्यों बना था, वो इसलिए बना था जिससे जैसे दो जो सुपर पावर्स है यूएस और यूएसएसआर, उनके बीच में जो टेंशन्स क्रिएट हो रही है, एक तो उससे दूर रहने के लिए, और दूसरा उन दोनों के बीच में जो पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए नाम बना था। अब जब ये सुपर पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर ही नहीं रहा, जब इनके बीच में कोई टेंशन ही नहीं रही, जब सुपर पावर्स ही खत्म हो गई, जब नाम का भी कोई रेलेवेंस खत्म हो गया था। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि नाम का रेलेवेंस उसी टाइम पे खत्म हो गया था जब जो है कोल्ड वॉर खत्म हुआ था 1991 में। अब जैसे कई ऐसे बोलते हैं कि नाम का रेलियंस फिर भी बाद में रहा था, हम आपको बताएंगे। नाम इज बेस्ड ऑन रिजोल्व टू डेमोक्रेटाइज इंटरनेशनल सिस्टम टू रिड्रेस एक्सिस्टिंग इनिक्विटीज दैट पुअर एंड वेरी स्मॉल कंट्रीज नीड नॉट टू फॉलो
any of the big powers. Instead they can pursue an independent foreign policy also. नाम ने एक बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम थी उसको एक बहुत बड़ा रिजोल्व करा था कि अब जो नई नई जो है, जो गरीब कंट्रीज़ है, जो छोटी कंट्रीज़ है, जो अभी अभी आज़ाद हुई है, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, फॉरेन जो उनकी पॉलिसी अपने हिसाब से चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए उनके अंदर जो पुअर कंट्रीज है उनके पास जो है रिसोर्सेज अच्छा है, तो उनको ये अपने हिसाब से पॉलिसी चाहिए कि वो रिसोर्सेज जो बेच सके। अब एक दूसरी कंट्री जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास बाकी चीज़ें जो है अच्छा है, बाकी जैसे मान लीजिए उसके पास उसका जो जियोग्राफिकल रीजन है वो सब कुछ अच्छा है, तो वो उस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएगी। तो नाम ने एक ये भी एक जैसे एक प्लेटफॉर्म हो गया कि जो पुअर और छोटी कंट्रीज जो है वो ना ही किसी दोनों जो बड़ी बड़ी पावर्स है यूएस और यूएसएसआर, इन दोनों को फॉलो करने के बजाय वो अपनी एक तीसरे अलायंस में आके मिल सकती है, जिसमें अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी बना सकती है, अपने खुद के अनुसार चल सकती है। अब हमारा जो लास्ट जो फैक्ट है, जो लास्ट जो पॉइंट है वो है दीज कोर वैल्यूज मेक नाम रेलेवेंट even in today's scenario as it has stood of adverse circumstances and served as important purpose of protecting the interest of third world countries। अब जैसे ये जो कोर वैल्यूज़ है जो मैंने आपको बताई नाम की, वो जो है नाम को अभी भी रेलिवेंट रखती है, यानी आज के सिनेरियो में भी नाम को रेलिवेंट रखती है। और इसका एक जैसे इसने क्या करा, जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ उनको बोलते हैं। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कैसे, अब जैसे मान लीजिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, जो लीस्ट डेवलप कंट्री होती है, उनको क्या बोलते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं। अब जैसे एक तरह से हम वैसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक सुपर पावर यूएस, एक यूएसएसआर और एक नाम, तो जैसे यूएस जो है फर्स्ट वर्ल्ड हो गया, ये यूएसएसआर सेकंड वर्ल्ड हो गया, ये थर्ड वर्ल्ड हो गया, क्योंकि ये दोनों सुपर पावर हो गई, तो दो वर्ल्ड तो यहाँ पे बन गए। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किसको बोलते हैं, नाम को। तो आया आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी नाम ने क्या करा कि जो छोटी छोटी कंट्रीज है उनको खुद पे सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए रास्ता दिखाया, आत्मनिर्भर बनने के लिए रास्ता दिखाया। तो ये था नाम का मेन ऑब्जेक्टिव, और इसीलिए जो ये जो इसके कोर वैल्यूज़ है, ये तो इसके मूल सिद्धांत जो है वो उसको आज भी रेलिवेंट रखते हैं। और हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, मैं आपको जल्दी कवर करवाने की कोशिश करी है, पर अगर आपको कम समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये वन शॉट वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको एक बड़ा सारा चैप्टर जो है छोटे में कवर करवा दिया है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगी। अब ऐसे कौन से वर्ड्स जो इस चैप्टर में आते हैं जो मैटर करते हैं, जो आपके जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, यानी ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपके पेपर में आ सकती है। जैसे पूछ सकते हैं कोल्ड वॉर, जैसे व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर रेफर टू कॉम्पिटिशंस, टेंशंस एंड ए सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर। यानी कोल्ड वॉर मैंने वैसे आपको ऊपर बता दिया है, मैं फिर से आपको रिकॉल करवा दूँ। कोल्ड वॉर जो है कॉम्पिटिशंस है, टेंशंस है और सीरीज ऑफ कॉन्फ्रंटेशंस है यूएस और यूएसएसआर के बीच में, यानी उनके बीच में टेंशंस क्रिएट हो रही थी, जो आमने सामने खुद को सुपीरियर दिखाने का जो एक लड़ाई चल रही थी उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। ये अच्छा हुआ कि ये हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब मैं आपको सब कुछ बता दिया, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, अच्छे से आप समझते हुए चलिएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करिएगा। सेकेंड है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इट क्रिएटेड टेंशंस बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर व्हेन सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर इंस्टॉल्ड मिसाइल इन क्यूबा टू मेक इट ए रशियन बेस। यानी अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि वैसे इसमें कुछ इनके बीच में लड़ाई हुई नहीं थी, पर एक टेंशन बहुत पूरे वर्ल्ड में टेंशन क्रिएट हो गई थी कि बाई चांस इनके बीच में लड़ाई शुरू नहीं हो जाए। अगर गलती से भी कोई मिसाइल अगर यूएसएसआर ने यूएस पर छोड़ दी तो उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। और वैसे भी कोई भी एक जो सुपर पावर, वो कोई भी एक सुपर पावर हल्की नहीं थी, दोनों बराबर पावर की थी, तो जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होना तय था। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो यूएसएसआर ने क्यूबा में अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है इंस्टॉल करके रख दिए, जिससे वो एक यूएस को डरा के रख सके। थर्ड है अलाइड फोर्सेस। अब ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। अलाइड फोर्सेस जो है ये इसमें चैप्टर में जिक्र था, पर इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, इसलिए मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स में नहीं बताया। अब मैं आपको बता देता हूँ, बाई चांस ये आपसे पूछ ले। अब जैसे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो दो पावर्स के बीच में हुआ था, पहला अलाइड पावर और दूसरा एक्सिस पावर। अलाइड पावर क्या था, अलाइड पावर जो है यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये चार जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनसे मिलके जो है अलाइड फोर्सेस बनी थी। और जो एक्सिस पावर थे वो जर्मनी, इटली और जापान से मिलके बनी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अलाइड पावर में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस और सोवियत यूनियन साथ साथ में थे, तो बाद में उनमें ऐसा क्या हो गया कि वो दोनों आपस के एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन उठ रहा है। अगर आपका ये क्वेश्चन उठ रहा है तो कमेंट में यस लिखना मत भूलिएगा। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत सही उठ रहा है, आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया कि अगर इनके बीच में जो है इतनी मतलब दोस्ती थी, यानी ये दोनों एक साथ लड़ रहे थे,
तो उसके बाद इनमें ऐसा क्या क्रिएट हुआ, क्या टेंशन क्रिएट हुई कि इनके दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल बन गए। तो यही हुआ कि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंक दिए थे, यानी उसने उसमें न्यूक्लियर बम फेंक दिए थे बिना किसी से बात करे, यानी उसने सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस किसी से भी बात नहीं करी थी, यानी उसने बिना पूछे खाली अपने मर्जी से जो है उन पे बम घेर दिए थे। फिर बोलता है कि मैंने इसलिए घेरे ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो सके, बल्कि ये तो बोलने की बात है। अब जैसे ये जो है, अब इसमें क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा फैक्ट बता दूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनके बीच में फिर टेंशन क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि फिर सोवियत यूनियन को लगा कि जो यूएस जो अपनी मर्जी चलाता है उसको हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं पता, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे के राइवल बन गए। अब इसमें जो है, जो फ्रांस जो है और ब्रिटेन जो है, इनकी जो इतना मेन जो है भूमिका नहीं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये जो फ्रांस और ये ब्रिटेन जो है, ये तो इनके साथ मिलकर ही जीत गए थे, यानी इन्होंने इतना कुछ खास करा नहीं था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते होते जो फ्रांस की इकोनॉमी है वो भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब एक्सिस पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी, इटली और जापान। अब थर्ड है अलायंस सिस्टम। अब अलायंस सिस्टम का मैंने आपको ऊपर समझाया था कि दोनों सुपर पावर्स जो अलायंस बना रही थी। अब मैं आपको इसको जैसे थ्योरेटिकल फॉर्म में बता दूं, अलायंस सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाय द टू सुपर पावर्स टू एक्सपांड देयर स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी अलायंस सिस्टम जो था वो दो सुपर पावर्स के थ्रू बनाया गया था, जिससे वो अपना जो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में बना सके। यानी दोनों जो, जैसे मान लीजिए ये एक पूरा वर्ल्ड है, अब एक सुपर पावर इधर है, एक इधर है, अब दोनों अपने अपने जो आसपास की कंट्रीज़ को जोड़ती जा रही थी, जिससे वो दोनों जो है एक सुपर पावर बन सके, एक बड़ी पावर बन सके। अब है डिटरेंस क्या होता है? इट वॉज ए लॉजिक फॉलोड बाय बोथ द सुपर पावर्स टू अवॉइड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। इट मीन्स नॉट टू टेक प्लेस हॉट वॉर बिटवीन दैम बिकॉज बोथ ऑफ दैम हैड द कैपेसिटी टू रिलेटेट। यानी अब इसमें क्या है, डिटरेंस का मतलब क्या है? यानी दोनों पावर जो है लॉजिक लगाती है कि अगर हम दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, अगर हॉट वॉर हो जाएगा तो इससे दोनों को जो है बराबर डिस्ट्रक्शन होगा, पूरे वर्ल्ड में लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगा। यानी कोई भी एक जो है सुपर पावर कैसे नहीं बोल सकते कि ये मजबूत है, दोनों बराबर है। तो अगर दोनों आपस में भिड़ेंगे भी, अगर एक ने हमला कर तो दूसरे के पास वो दम है कि वो भी वापस हमला कर सकता है। तो इसलिए दोनों ये सोच के भी जो है वॉर को टाल रहे थे, वो खाली कोल्ड वॉर ही चल रहा था। अब सेवंथ है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी इज ए कंडीशन नॉट टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड अफेयर और मेक वन सेल्फ अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड। यानी न्यूट्रलिटी क्या है कि ऐसी कंडीशन, यानी पूरे वर्ल्ड के जो भी अफेयर्स चल रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कोल्ड वॉर चल रहा था, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करें और आप खुद को जो है वर्ल्ड से दूर कर ले, यानी खुद को जो है दुनिया से दूर रखे। दुनिया में जो अफेयर्स चल रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, अगर खुद पे नहीं आती तब तक कोई मतलब नहीं है, और पूरे वर्ल्ड के जो भी अफेयर्स चल रहे हैं उससे खुद को दूर कर लिया जाए। अब ये थोड़ा हम ऐसे समझ सकते हैं कि अब जैसे मान लीजिए जो दो सुपर पावर थी, तो नाम ने जो है वो न्यूट्रलिटी को अपनाया, उसने जो दोनों सुपर पावर्स को किसी भी सुपर पावर में ज्वाइन नहीं, उन्होंने अपना एक नया जो है ब्लॉक बना दिया। और फिर 8 जो हमारा लास्ट वर्ड है जो मैटर करता है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, वो है डीकोलोनाइजेशन। यानी इसका मतलब क्या है? टू मेक कोलोनाइज स्टेट फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ मदर कंट्री। यानी कोई भी ऐसी कोलोनाइज स्टेट जिस पे जो है दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो रूल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, उसको जब वो उनको फ्री करते हैं, जब उनको इंडिपेंडेंस मिलती है, उसको बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेके देखें तो इंडिया में जैसे ब्रिटिशर्स ने अपना रूल करा था, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ के गए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे, जब इंडिया डीकोलोनाइज कंट्री कहलाया था। अब टाइमलाइन देखते हैं, यानी कौन कौन से सन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। देख लीजिए, हमने शॉर्ट में करवा के भी आपको अच्छे से समझा दिया है। ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर का बन चुका है, हमने शॉर्ट में करवा के भी आपको ऐसे करवा दिया कि एक भी चीज़ आपकी छूटेगी भी नहीं। यानी ऐसी मतलब पॉइंट्स ऐसे ऐसे बनाए हैं कि आप, हमने खाली थोड़ी थोड़ी जो थी वो छोड़ी है, ऐसे ऐसे पॉइंट बनाए हैं जिससे आपको जो बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये इस नोट्स की आप अपने एक अलग नोटबुक डाल सकते हैं, स्कूल में आपको जो करवा रहे हैं वो आप कर लीजिए, साथ में आप एक अपनी अलग नोटबुक डाल सकते हैं। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। टाइमलाइन में फर्स्ट है 1947। इस टाइम पे क्या हुआ था? अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन्स डॉक्ट्राइन अबाउट कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, यानी इसने जो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जो है तर्क दिया था, उन्होंने जो डॉक्ट्राइन पॉलिसी को निकाला था। किसने? अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन्स ने। अब 1947 से 1952 तक क्या चला? मार्शन प्लान चला, यानी यूएस एड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। यानी जो वेस्टर्न यूरोप था उसमें अपनी जो सुपर पावर, यानी अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपने अलायंस को, अपने जो
सहयोगी देश हैं उनको बढ़ाने के लिए यूएस ने एक प्लान चलाया था जिसको मार्शल प्लान कहा जाता है, जो 1947 से 1952 तक चला था। अब ये 1948 से 1949 में क्या हुआ था, बर्लिन ब्लॉकेड बाय द सोवियत यूनियन, यानी बर्लिन पे जो सोवियत यूनियन का अधिकार हो गया था। 1950 से 53 तक कोरियन वार चला था। 1954 में डिफीट ऑफ द फ्रेंच बाय वियतनामीज एट डियन बी पू, इनका नाम थोड़ा अजीब होता है दोस्तों। साइनिंग ऑफ जेनेवा अकॉर्ड, डिवीजन ऑफ वियतनाम अलोंग द 17 पैरेलल फॉर्मेशन ऑफ सीटो, यानी इसमें क्या क्या हुआ था, जो फ्रेंच है वो वियतनामीज के द्वारा जो डियन बी पू, ये जो भी नाम है आप समझ आइएगा, इससे जो है हार गए थे। और दूसरा जेनेवा के जो अकॉर्ड, जेनेवा अकॉर्ड जो एक ट्रीटी थी उसमें इन्होंने साइन करा था। और तीसरा वियतनाम का डिवीज़न हुआ था अलोंग विथ 17 पैरेलल फॉर्मेशन ऑफ सीटो, यानी सीटो का जो है 17 पैरेलल फॉर्मेशन के साथ। अब अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप अगर इसको एक दो बार रीड करेंगे, जैसे ये जो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसके बाद अगर आप इसको एक दो बार रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में उतारेंगे तो आपको सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगी। 1954 से 75 तक जो है अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम, यानी अमेरिका ने जो है वियतनाम में इंटरफेयर करा था। फिर है 1955 साइनिंग ऑफ बगदाद पैक्ट लेटर सेंटो, यानी जो बगदाद पैक्ट पे साइन किया गया था जिसको बाद में सेंटो कहलाया गया या फिर सेंटो बोला गया। 1956 में सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी, यानी सोवियत ने जो है हंगरी में इंटरवेंशन किया था। अमेरिका ने 1954 से 75 तक वियतनाम में इंटरवेंशन करा था। दोनों जो अपनी अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। 1961 में यूएस स्पॉन्सर्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेशन ऑफ क्यूबा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल, यानी यूएस ने जो है स्पॉन्सर किया था बे ऑफ पिग्स को कि क्यूबा में जो है कंस्ट्रक्शन करे बर्लिन वॉल की। यानी वो जो थी, अब क्या हुआ कि अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि ये यूएस है और यहाँ पे मान लीजिए क्यूबा है और यहाँ पे उसने मिसाइल लगा दी थी। अभी जैसे यूएस ने फिर जो ट्रीटी इनमें साइन हुई थी, मैंने आपको बताया था जिससे इन्होंने ये मिसाइल हटाई थी, तो उस ट्रीटी में क्या हुआ था कि इन्होंने बोला था, यूएस ने बोला था कि हम अब इसमें आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली, क्यूबा के यहाँ पे जो एक बर्लिन वॉल बनानी पड़ेगी, यानी एक वॉल बनानी पड़ेगी ऊंची जिससे आप हमला नहीं कर सको। और दूसरा, यहाँ से जो है आप क्यूबा की तरफ जो है कोई भी जहाज़ नहीं आ सकेगा। यानी इन्होंने जो यूएस ने अपने अलग अलग चारों कोनों पे जो है अपने जहाज़ लगा दिए थे, यानी कोई भी अगर आता दिखे यूएसएसआर की तरफ से जहाज़ तो फिर उसको तुरंत ही उड़ा दिया जाए। 1962 में क्या हुआ था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था जिसको मैंने आपको ऊपर 2-3 बार अच्छे से समझाया है। फिर 1965 में अमेरिकन इंटरवेंशन इन डोमिनिशन रिपब्लिक, 1968 में सोवियत इंटरवेंशन इन चेकोस्लोवाकिया, 1972 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन विजिट टू चाइना, 1978 से 89 में वियतनामीज इंटरवेंशन इन कंबोडिया। ये आसान सी भाषा में जब मैं आपको फिर से समझा नहीं रहा हूँ। 1979 से 89 में सोवियत इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, 1985 में गोरबाचेव बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर एंड बिगिंस रिफॉर्म प्रोसेस, यानी गोरबाचेव जो है वो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट बना था, उसने जो रिफॉर्म प्रोसेस शुरू करी थी। 1989 में फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, यानी 1989 में जो बर्लिन वॉल बनी थी वो भी गिर गई थी। 1990 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा, यानी मैंने आपको बताया था कि 1991 में जो है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था और कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि यूएस के पास जो है वो दूसरा राइवल नहीं बचा था जिससे वो जो है कन्फ्रंटेशन करता, जिससे वो युद्ध करता। इससे कोल्ड वॉर यहीं पे समाप्त हो गया था। तो ये था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैंने आपके लिए ऐसे हेल्पफुल कंटेंट अपलोड कर भी दिया है जिससे अगर आप आगे जाके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे जब भी आपके लिए कंटेंट पड़ा है इस चैनल पे, और आगे मैं 12th क्लास के जो कंटिन्यू कंटेंट लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, ब्रेक योर लिमिट्स।